हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल सी यूके पीएससी 150 प्लस इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जीके के प्रश्नों के बारे में। और ये क्लास हमारी उत्तराखंड की रिवीजन क्लासेज है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको इस सीरीज में 700 क्वेश्चंस करा चुका हूँ और 4 वीडियोज़ प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज हमारी ये 5वीं वीडियो है। इसमें भी हम दोस्तों 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो कनिष्ठ सहायक, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, बंदी रक्षक सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने इससे पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास वाली प्लेलिस्ट में जाकर। और दोस्तों एक मैराथन क्लास मेरे द्वारा 4 घंटे की अपलोड की गई है, तो जिनका भी कल कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पेपर है उस मैराथन क्लास को देखकर जरूर चले जाएं। वहां से आपको निश्चित ही 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है और 701वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन नायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरगोविंद पंत जी को जन नायक की उपाधि दी गई थी। घर का रास्ता किसकी रचना है? तो मंगलेश डबराल जी की प्रसिद्ध रचना है क्या? घर का रास्ता। खेती खान का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो खेती खान का सूर्य मंदिर हमारा चंपावत में स्थित है। खेती खान का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, तो पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग में स्थित है। भवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना कब की गई थी? तो भवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में की गई है। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान रुद्रपुर उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। चंदू की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चंदू की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी दोस्तों बिनसर क्षेत्र में। और चंदू की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर के साथ साथ दोस्तों बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, जसपुर, इन क्षेत्रों में भी इनके ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन राजधानियां थी। ठीक है। और चंदू की मूल राजधानी कहाँ थी? प्रथम राजधानी थी दोस्तों कहाँ? चंपावत में। और दूसरी राजधानी थी कहाँ पे? अल्मोड़ा में। ठीक है। और मूल राजधानी अल्मोड़ा थी, प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी। थल पिथौरागढ़ स्थित शिव मंदिर की स्थापना किसने करी थी? तो पिथौरागढ़ जनपद में जो बालेश्वर शिव मंदिर है उसकी स्थापना किसने करी थी पूछा गया है, तो रुद्रचंद के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों कहीं कहीं ये रुद्रचंद है, कहीं कहीं आपको ये बाज बहादुर चंद भी देखने को मिल जाएगा, तो जो भी ऑप्शन में आएगा आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और बाज बहादुर चंद ने दोस्तों थल पिथौरागढ़ जनपद में ही एक हथिया देवाल का निर्माण कराया था। कहाँ पे? थल पिथौरागढ़ जनपद में एक हथिया देवाल। ठीक है। जिसकी आकृति ऐसा माना जाता है कि एलोरा की कैलाश गुफाओं की जैसी है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक के द्वारा ताम्रपत्रों पर बेगार शब्द का उल्लेख किया गया? तो लक्ष्मण चंद के द्वारा ताम्रपत्रों पर बेगार शब्द का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? लक्ष्मण चंद के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा किसने दी थी? तो हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी थी किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने, जिनका मूल नाम क्या था? एग्जाम में पूछा गया है। केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम था। सनेती का मेला कहाँ लगता है? तो सनेती का मेला दोस्तों हमारा बागेश्वर जनपद में लगता है। सनेती का मेला। चिल्ठा माई मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर जनपद में लगता है। धौलीनाग मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर जनपद में लगता है। फेड़ीनाग मेला बागेश्वर जनपद में लगता है। कालिका मेला बागेश्वर जनपद में लगता है। भद्रकाली मेला बागेश्वर जनपद में लगता है। और इसी के साथ में उत्तरायणी कौतिक मेला भी दोस्तों बागेश्वर जनपद में लगता है। बैजनाथ मेला, बागनाथ मेला, रणचूला हाट मेला, ये सारे मेले हमारे बागेश्वर जनपद में ही लगते हैं। किस सन्यासी ने भिलंगना नदी में जल समाधि ली थी? तो स्वामी रामतीर्थ ने भागीरथी और भिलंगना के संगम पर दोस्तों गणेश प्रयाग में समाधि ली थी। कब? 1902 के आसपास में। ठीक है। 1902 या 1906 अलग अलग सन मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन किसकी रचना है? तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन गंगादत्त उप्रेती जी की रचना है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर जोशी ने राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित किस महाकाव्य की रचना करी थी? तो भारत भाग्योदय महाकाव्य की रचना चंद्रदत्त जोशी जी ने करी थी, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित था। शैलेश मटियानी जी का पहला उपन्यास कौन सा है, या प्रमुख उपन्यास कौन सा है? तो शैलेश मटियानी जी का प्रमुख उपन्यास है बोरीवाली से बोरीबंदर तक। किसका? शैलेश मटियानी जी का प्रमुख उपन्यास है। ठीक है। 1931 में इनका जन्म हुआ था, शायद 1931। एक बार आप इसे क्रॉस चेक लीजिएगा। ठीक है। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी शैलेश मटियानी जी को ही कहा जाता है। और आंचलिक कथाकार कौन है? शैलेश मटियानी। और शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि कौन थे? तो लोकरत्न पंत या गुमानी पंत हमारे कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि थे। कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कुमाऊं की या फिर उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों काली नदी, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। काली नदी की लंबाई है। इसका उद्गम पिथौरागढ़ जनपद के कालापानी नामक स्थान से होता है, जो कि हमारा कालापानी क्षेत्र के पास में व्यास घाटी नामक स्थान से होता है। ठीक है। व्यास आश्रम भी इसके पास में स्थित है। कुमाऊं की शारदा नदी
को और किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये काली नदी जब टनकपुर के आसपास के क्षेत्रों में पहुंचती है, जहां से नेपाल में प्रवेश करती है, तो वहां से फिर इसे शारदा नाम से जाना जाता है। काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1639 ईस्वी में दोस्तों काशीपुर नगर की स्थापना हुई थी। और काशीपुर नगर के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ अधिकारी थे। और ये काशीनाथ अधिकारी किसके शासनकाल में एक सामंत थे या एक परगना अधिकारी थे? तो ये थे बाज बहादुर चंद के शासनकाल में। तो एक बार यह प्रश्न ही पूछा गया है कि काशीपुर नगर की स्थापना करने वाले काशीनाथ अधिकारी किसके शासनकाल में थे? ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के शासनकाल में थे। कब हुई थी? 1639 में। बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बिनसर महादेव मंदिर जो कि हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में भी स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था? कल्याण चंद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अलकनंदा तथा पिंडर नदियों का संगम कहाँ पे होता है? तो अलकनंदा तथा पिंडर नदियों का संगम स्थल होता है कर्णप्रयाग नामक स्थान पे, जो कि चमोली जनपद में पड़ता है। और इसी पिंडर नदी को कर्णगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिंडी गौरा उत्सव या जिंदी गौरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोहाघाट चंपावत जनपद में हमारा जिंडी गौरा या जिंदी गौरा महोत्सव मनाया जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोल्ला चौड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसे भी चंपावत में ही आयोजित किया जाता है। 1823 में पंचशाला बंदोबस्त का निर्धारण किसने किया था? या 1823 में पंचशाला बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो ट्रेल के द्वारा 1823 में पंचशाला बंदोबस्त किया गया था। इसी 1823 के बंदोबस्त को दोस्तों क्या कहता है? 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्या 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है पंचशाला बंदोबस्त को, जो कि 1823 में हुआ था? किसके द्वारा किया गया था 80 साला बंदोबस्त भी? ट्रेल के द्वारा किया गया था। प्रथम पंचशाला बंदोबस्त भी ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि सन 80 का बंदोबस्त किसने किया था? तो सन 80 का बंदोबस्त दोस्तों बैकेट ने किया था। बैकेट ने कब किया था? 1863 में। ठीक है, और अगर आपने वो भूमि बंदोबस्त वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहां पे देख लीजिएगा, आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ब्रिटिशों में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? तो प्रथम भूमि बंदोबस्त गार्डनर ने कराया था कुमाऊं में 1815 में। प्रथम चंद शासक जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था वह कौन था? तो प्रथम चंद शासक था रतन चंद, जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था। प्रथम गोरखा शासक कौन था इसने भूमि बंदोबस्त कराया था कुमाऊं में? तो जोगामल्ल शाह था। और प्रथम परमार शासक कौन था जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था? अजय पाल था। प्रथम टिहरी रियासत का शासक कौन था जिसने भूमि बंदोबस्त कराया था? सुदर्शन शाह था। और आजादी के बाद हमारा मात्र एक भूमि बंदोबस्त हुआ है, जो कि 12वां भूमि बंदोबस्त था उत्तराखंड का, और अंतिम 1660-64 में। सर्वप्रथम 1816 में अल्मोड़ा में जेल स्थापित करने के उपरांत पौड़ी में जेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? तो दो सन याद रखते हैं दोस्तों, 1821 या 1850, और कहीं कहीं 1827 भी है। तो ये तीनों सन आप नोट कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन में मिलेगा कर सकते हैं। वैसे ज्यादा सही आपका 1821 होगा। और ट्रेल के द्वारा ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई थी 1816 में, और पौड़ी जेल की स्थापना की गई थी 1821 में। गढ़वाली साप्ताहिक नामक समाचार पत्र जो 1905 में प्रकाशित हुआ किस वर्ष साप्ताहिक हुआ था? तो यह 1913 में साप्ताहिक हो गया था। पहले क्या था? पाक्षिक था। और ये गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों गिरजादत्त नैथानी जी थे। गढ़वाल समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1902 में। ठीक है, और गढ़वाली कब वो प्रकाशित हुआ था? 1905 में। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? कुमाऊं परिषद जिसकी स्थापना होती है 1916 में मझेड़ा नामक स्थान पे, अल्मोड़ा के मझेड़ा नामक स्थान पे इसकी स्थापना होती है। पहले मझेड़ा नैनीताल में पड़ता था। ठीक है, और नारायण दत्त सिम्वाल जी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में। कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक भी दोस्तों 1916 में ही आयोजित होती है। और कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो सितंबर 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? अल्मोड़ा में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जयदत्त जोशी जी कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन ही दोस्तों एग्जाम में आने के लिए हुआ है, बहुत बार बता चुका हूं, याद रखना है। और टोटल कुमाऊं परिषद के हमारे 6 अधिवेशन हुए थे, 6 के 6 याद रखने हैं। पहला अधिवेशन 1917, दूसरा अधिवेशन 1918, तीसरा अधिवेशन 1919, चौथा अधिवेशन 1920, पांचवा अधिवेशन 1923, और छठा अधिवेशन दोस्तों 1926 में हुआ था। और 1926 में ही दोस्तों कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो गया था। और उस अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसी कुमाऊं परिषद का विलय फिर 1926 में अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया था। 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जयदत्त जोशी जी ने करी थी। 1918 में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहां पे हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तारादत्त गैरोला जी ने करी थी। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कहां पे हुआ था? कोट द्वार में हुआ था। गढ़वाल में एकमात्र अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? बद्रीदत्त जोशी जी ने 1919 के कांग्रेस कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। कहां पर हुआ? काशीपुर में हुआ। किसने इसकी अध्यक्षता करी? हरगोविंद पंत जी ने कुमाऊं परिषद के चौथी अधिवेशन की अध्यक्षता करी। कुमाऊं परिषद का पांचवा अधिवेशन कब हुआ? 1923 में हुआ। कहां पे हुआ? टनकपुर चंपावत जनपद में। किसने इसकी अध्यक्षता करी? तो बद्रीदत्त पांडे जी ने इसकी अध्यक्षता करी। और कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 में जो हुआ था, कहां पे हुआ था? रानीखेत अल्मोड़ा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मुकुंदी लाल ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो कुमाऊं परिषद के सारे अधिवेशन आपको याद रखने हैं। तो दूसरा अधिवेशन 1918 में हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था, तारादत्त गैरोला ने अध्यक्षता करी थी। तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1919 में कोटद्वार में हुआ था, और बद्रीदत्त जोशी जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। याद रखना है।
आपको। अगला प्रश्न है, मीरा बहन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1982 में मीरा बहन को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐतिहासिक कैलापीर देवता का मंदिर कहाँ लगता है, मेला कहाँ लगता है? तो कैलापीर देवता का मेला हमारा बूढ़ा केदार टिहरी में लगता है, कैलापीर मेला। कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना किसने करी थी? तो राधा बहन के द्वारा कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। विपक्ष व जनपक्ष नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो शैलेश मटियानी जी ने विकल्प विपक्ष और जनपक्ष नामक पत्रिकाओं में काम किया था। बहुगुणा समिति का संबंध किससे है? तो औद्योगिक विकास से माना जाता है बहुगुणा समिति का संबंध, ठीक है। और सिटकुल की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड में 2001 में सिटकुल की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। पवार वंश में भाड़े के सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो आयुधजीवी पवार वंश में भाड़े के सैनिकों को कहा जाता था। सरयू व गोमती नदी के मध्य में कौन सा पर्वत है? तो नील पर्वत दोस्तों बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के मध्य में माना जाता है, ठीक है। दिनखोरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो थारू जनजाति में दिनखोरी जो प्रथा है वह प्रचलित है। सास बहू नामक खेत कहाँ स्थित है? तो बागेश्वर में हमारा सास बहू नामक खेत स्थित है। थारू जनजाति उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी है, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। और थारू जनजाति में जो पंचायत है, पंचायत को क्या कहा जाता है? बिरादरी कहा जाता है, याद रखिएगा। नंदा जागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बसंती बिष्ट जी नंदा जागर पुस्तक के लेखक। और बसंती बिष्ट जी को क्यों जाना जाता है? तो प्रसिद्ध जागर गायिका के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कल्याण होली के रचयिता कौन है? गुमानी पंत जी हैं। मेरी प्रिय कहानियां पुस्तक के लेखक कौन है? गौरा पंत शिवानी जी मेरी प्रिय कहानियां पुस्तक के लेखक हैं। किस ने पौड़ी के गवर्नर मैलीकम हैली के सामने तिरंगा फहराया था? तो जयानंद भारती जी ने पौड़ी के गवर्नर मैलीकम हैली के सामने तिरंगा फहराया था। जयानंद भारती जी ने ढोला पालकी आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी कौन मानी जाती है? चामुंडा देवी। चामुंडा देवी, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं जो चैती मेला जो लगता है हमारा चामुंडा देवी मंदिर में, बारा सुंदरी मंदिर में, वही हमारी बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। बोक्सा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है कहाँ पे? उधमसिंह नगर जनपद में। यूनेस्को के मुताबिक पिथौरागढ़ की कौन सी दो भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं? तो रंगकस और तोलचा नामक दो भाषाएं विलुप्त हो चुकी है यूनेस्को के मुताबिक, जो कि पिथौरागढ़ में बोली जाती हैं। सल्ट में कुली बेगार प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? तो सल्ट में कुली बेगार प्रथा का अंत करने का श्रेय हरगोविंद पंत जी को जाता है, ठीक है। किसको? हरगोविंद पंत जी को। सल्ट क्रांति कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्रांति होती है, जिसे गांधी जी के द्वारा उत्तराखंड बारदौली की संज्ञा दी, कुमाऊं का बारदौली की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, या उत्तराखंड का बारदौली आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस नेता की तुलना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से की जाती है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हरगोविंद पंत जी की तुलना की जाती है। किसने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीयों का शस्त्रागार है? तो मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था कि अल्मोड़ा भारतीयों का सहस्त्रागार है। पर्वतीय लेखों में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो पर्वतीय लेखों में भूमि कर को सिरती कहा जाता था। और सिरती क्या होता था? नगद कर होता था, जो कि भूमि पर लगता था, ठीक है, सिरती कर पूछा गया एग्जाम में। पंचेश्वर स्थित चौमुह देवता मंदिर या चौमुह मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित मंदिर के रूप में चौमुह देवता मंदिर को जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो चंपावत जनपद में स्थित है हमारा चौमुह देवता मंदिर, पंचेश्वर के पास में ही। बद्री विशाल नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो हरिद्वार से बद्री विशाल नामक पत्रिका का संपादन होता था। सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर सोमनाथ मेला लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? तो अल्मोड़ा जनपद में सोमनाथ मेला लगता है, जिसे पशुओं के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, पशुओं के मेले के नाम से भी जाना जाता है। जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। उत्तराखंड का 5वां धाम किसे कहा जाता है? जागेश्वर धाम को, या जागेश्वर मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है, जिसमें कितने मंदिरों का समूह? 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह यहाँ पर है। और जागेश्वर मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जाड़गंगा नदी के किनारे स्थित है। जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन और बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? तो सबसे प्राचीन मंदिर समूह है इनका क्या? महामृत्युंजय मंदिर समूह। और सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? दीनदेश्वर का मंदिर समूह, जो कि जागेश्वर के ही अंतर्गत आता है, अल्मोड़ा जनपद में। द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो गुजरदेव मंदिर द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब हुई थी? 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना होती है। दूनागिरी मंदिर या वैष्णवी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा जनपद के दूनागिरी नामक स्थान पे दूनागिरी मंदिर स्थित है। अल्मोड़ा का कौन सा स्थान गांधी कुटी और गोलू देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो ताड़ी खेत, जो कि पड़ता है अल्मोड़ा जनपद में रानीखेत के पास में ही, वह गांधी कुटी और गोलू देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। काली माता मंदिर भी इसके पास में स्थित है। चौखुटिया किस नदी के तट पर स्थित है? तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है चौखुटिया। कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में। इसी चौखुटिया को गेवाड़ घाटी के नाम से भी जाना जाता था, गेवाड़ घाटी, ठीक है। सोर्स घाटी व छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को कहा जाता है। सिमलगढ़ किला जो गोरखाओं के द्वारा निर्मित था, कहाँ स्थित है? तो सिमलगढ़ का किला हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। किसने बनाया था? गोरखाओं ने बनाया था। इसी को अंग्रेजों ने बाद में क्या नाम दिया? लंदन फोर्ट नाम दिया। और बाउल की गढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो बाउल की गढ़ का किला भी हमारा कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। भाटकोट का किला भी कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। चंडाक मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है चंडाक मंदिर। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ स्थित सिमलगढ़ के किले को किस नाम से जाना जाता है? लंदन फोर्ट के नाम से। जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहलाता है क्या दोस्तों? मुंशियारी को जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ स्थित नारायण आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में दोस्तों नारायण स्वामी जी के द्वारा धारचूला के पास में हमारा
नारायण आश्रम की स्थापना की गई थी, कहाँ पे, धारचूला के पास में, ठीक है। कौसानी का प्राचीन नाम क्या था, बलना। कौसानी कहाँ पड़ता है, बागेश्वर जनपद में। भारत का स्विट्जरलैंड कहा था गांधी जी ने कौसानी को। असुरचूला मंदिर कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ जनपद में असुरचूला मंदिर स्थित है। मानसखंड में सरयू और गोमती नदी के संगम को क्या कहा गया है, तीर्थराज प्रयाग कहा गया। और ये सरयू और गोमती का संगम कहाँ पे होता है, बागेश्वर में होता है। भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, बागेश्वर जनपद में स्थित है। कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है, चंपावत को कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले चंद्र राजवंश की स्थापना चंपावत में की गई थी, इसी कारण इसे कुमाऊं को पहला नगर माना जाता है, चंपावत को। और जो कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम वर्तमान में कुमाऊं मंडल नाम से जानते हैं, उसकी उत्पत्ति का स्रोत भी हमारे चंपावत में ही है, इसीलिए इसे कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। नौढुंगिया भवन नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है, तो चंपावत जनपद में स्थित है नौढुंगिया भवन नामक ऐतिहासिक स्थल। नौढुंगाधार पत्थर का मकान कहाँ स्थित है, तो ये चंपावत में स्थित है। एक हथिया नौला कहाँ स्थित है, तो एक हथिया नौला भी चंपावत जनपद में स्थित है। बालेश्वर मंदिर समूह, क्रांतेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है, तो चंपावत में ही स्थित है। पाषाण युद्ध के बारे में, जिसे हम दोस्तों बग्वाल युद्ध भी कहते हैं या पाषाण मेला भी कहते हैं, आषाढ़ी कौतिक मेले के नाम से भी जानते हैं, देवी धुरा मेले के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे पत्थरों से वार किया जाता है, आषाढ़ रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है। तो जिम कार्बेट ने अपनी किस पुस्तक में इसके बारे में लिखा है, तो मैन इटर्न्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक है जिम कार्बेट की, जिसमें इन्होंने पाषाण युद्ध के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, रणशिला और बाराही शिला कहाँ पर स्थित है, तो चंपावत में ही स्थित है। रणशिला और बाराही शिला बाराही धाम मंदिर के बगल में, बाराही धाम मंदिर भी कहाँ, चंपावत में ही स्थित है। लधिया व राठिया नदी के संगम स्थल पर कौन सा स्थान स्थित है, तो मीठा रीठा साहिब जो हमारा स्थान है वह लधिया और राठिया नदी के संगम स्थल पर स्थित है। मीठा रीठा साहिब कहाँ पड़ता है, चंपावत जनपद में पड़ता है। पूर्णागिरी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, या पूर्णागिरी मंदिर कहाँ स्थित है, पूर्णागिरी होगा दोस्तों ये, तो चंपावत में स्थित है पूर्णागिरी मंदिर, ठीक है। गढ़वाल व कुमाऊं के आदि निवासियों को क्या माना गया है, ठीक है, तो गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासियों को किरात माना गया है, ठीक है। और उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है पूछा जाएगा, तो कोल है, ठीक है, कोल मानते हैं, शिव प्रसाद डबराल जी, आयोग भी कोल ही मानता है। बाकी ये कोल किरात के ऊपर भी वीडियो दे चुका हूँ, नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक कौन है, तो काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक है राजशेखरन। कुमाऊं कमिश्नरी को किस वर्ष दो भागों में विभाजित किया गया था, कुमाऊं कमिश्नरी को सर्वप्रथम 1839 में दो भागों में विभाजित किया गया। कुमाऊं कमिश्नरी और गढ़वाल कमिश्नरी, ठीक है। वैसे गढ़वाल कमिश्नरी नहीं, वैसे मेनली 1839 में जो बना था हमारा एक कुमाऊं जनपद और गढ़वाल जनपद को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो गढ़वाल जो हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना इसी कारण 1839 को ही मानी जाती है। यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया, तो इसके एक वर्ष बाद 1940 में किया गया था। ब्रिटिश काल में कितने प्रकार के कर प्रचलित थे, तो दो प्रकार के कर प्रचलित थे। किस वर्ष अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को सीएसआई की उपाधि दी थी, तो 1898 में कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने सीएसआई की उपाधि दी थी। कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने केसीएसआई की उपाधि भी दी थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि भी कीर्ति शाह को दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कुमाऊं परिषद में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल 6 अधिवेशन हुए थे दोस्तों कुमाऊं परिषद के। कितने, 6 अधिवेशन। गांधी जी ने कौसानी में कुल कितने दिन प्रवास किया था, तो कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने कौसानी में 12 दिन प्रवास किया था और अनासक्ति आश्रम में रहे थे, इसी कारण इसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और 1929 में गांधी जी का कुमाऊं आगमन हुआ था। गांधी जी द्वारा आयोजित नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से कितने लोग जुड़े थे, तो नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से 3 लोग जुड़े थे, याद रखना है। उत्तराखंड के किस स्थान में नमक सत्याग्रह में ने झंडा सत्याग्रह का रूप ले लिया, तो अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह ने झंडा सत्याग्रह का रूप ले लिया था। कब, 1930 की बात है, ठीक है। सोमेश्वर अल्मोड़ा के निकट चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी जी ने गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष करी थी, तो 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना कहां पर की गई थी, अल्मोड़ा के सोमेश्वर में किसने करी थी, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने की थी, ठीक है। तो पूछा जाता है कि चनौदा आश्रम कहाँ पे स्थित है, तो हमारा अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में है स्थित है। स्थापना 1937 में किसने, शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। सालम कांड या अल्मोड़ा कांड कब हुआ, सालम की क्रांति, तो 25 अगस्त 1942 को सालम कांड हुआ था, ठीक है, अल्मोड़ा में। और सल्ट क्रांति 5 सितंबर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अंग्रेज सैमियर व म्योर टिहरी में प्रेसिडेंट किसके बाद थे, तो राजमाता नेपोलिया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ दिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, डोरी पैमाइश भू व्यवस्था किसने लागू की थी, तो नरेंद्र शाह के द्वारा डोरी पैमाइश भू व्यवस्था को लागू किया गया था, ये टिहरी राजवंश के संबंध में। और एक्चुअलिटी में पूछेगा तो बैकेट ने सबसे पहले डोरी पैमाइश व्यवस्था करी थी, वैज्ञानिक तरीके से जो इसने भूमि बंदोबस्त किया था 1863 में, ठीक है, जिसे सन 80 का भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। 1863 में जो किया था, ठीक है। अब डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह ने शुरू कर थी। जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था किसने शुरू कर थी, प्रताप शाह ने। और 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था किसने करी थी, भवानी शाह ने। 12 आना बीसी जो भूमि व्यवस्था है दोस्तों, इसमें आप हेनरी रैमजे का नाम भी याद रख सकते हैं, जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था नरेंद्र शाह ने, जूला पैमाइश भूमि व्यवस्था प्रताप शाह ने और 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था भवानी शाह ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तराखंड अल्पाधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। सलधर नामक गर्म झरना कहाँ स्थित है, तो चमोली जनपद के जोशीमठ में स्थित है सलधर नामक गर्म झरना। देवर भाभी के प्रेम पर आधारित गीतमय नृत्य कौन सा है, तो वो सरेला नृत्य देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य माना जाता है। प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। क्या, प्रकटेश्वर गुफा कहाँ पे, उत्तरकाशी में, ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंग्रेजों द्वारा गोरखा काल में किस
को गढ़वाल के सर्वेक्षण के लिए भेजा गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा गोरखा काल में FB रैपर को 1808 में गढ़वाल के सर्वेक्षण के लिए भेजा गया था। किसे? रैपर को। अगला प्रश्न है, मुनस्यारी स्थित ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के संस्थापक कौन है? तो मुनस्यारी स्थित जो ट्राइबल यानी कि जनजातीय हेरिटेज म्यूजियम है उसके संस्थापक कौन है? तो शेर सिंह पांगती जी उसके संस्थापक को। कौन? शेर सिंह पांगती जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास तथा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो RS टोलिया, नैन सिंह रावत और जौहर का इतिहास तथा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक है कौन? RS टोलिया जी। याद रखना है इनके बारे में आपको। अगला प्रश्न है, बुरो संघ नामक गढ़वाली रचना किसकी है? हर्षपुरी जी की रचना है। जिंदी गौरव महोत्सव बता दिया। पहाड़ दिवस का मनाया जाता है? 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का अंतिम राजा दोस्तों प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। कुमाऊं का अंतिम राजा पूछेगा दोस्तों, या चंद्र राजवंश का अंतिम राजा पूछेगा, चंद्र राजवंश का अंतिम राजा पूछेगा तो आपको याद रखना है दोस्तों क्या? महेंद्र चंद। परमार राजवंश का अंतिम राजा पूछेगा तो याद रखना है क्या? प्रद्युम्न शाह। टिहरी रियासत का अंतिम राजा पूछेगा तो याद रखना है क्या? टिहरी रियासत का अंतिम राजा पूछेगा तो मानवेंद्र शाह। याद रखना है, ठीक है। और संपूर्ण उत्तराखंड का अंतिम राजा पूछेगा तो प्रद्युम्न शाह को संपूर्ण उत्तराखंड के अंतिम राजा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रद्युम्न शाह एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों जगह शासन किया। अगर आपने चंद्र राजवंश और परमार राजवंश पढ़ा है तो वहां पे पढ़ा होगा, इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह शासन किया था। इसी कारण इन्हें उत्तराखंड के अंतिम राजा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा झीलें किस जनपद में स्थित है? तो चमोली में स्थित है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? पौड़ी में। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? देहरादून उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, यानी कि उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता कहां की दोस्तों? देहरादून की है, ठीक है। वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि श्रृंगी और मातंग गुफाएं कहां स्थित है? तो श्रृंगी और मातंग श्रृंगी और मातंग गुफाएं कहां स्थित है? ये दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। वशिष्ठ गुफा कहां पे स्थित है? टिहरी में स्थित है। लाखा मंडल गुफा कहां पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे पुराना सूती वस्त्र मिल कहां स्थित है? तो काशीपुर में उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है, ठीक है। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 189 है हमारा उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व। और दोस्तों यहां से एग्जाम में आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड राज्य का जन घनत्व कितना है? 189 है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो हरिद्वार उत्तराखंड का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है। और उत्तराखंड में सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जन घनत्व वाला जिला है दोस्तों आपका क्या? उत्तरकाशी। तो हरिद्वार सबसे ज्यादा, उत्तरकाशी सबसे कम। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 159 था। तो 2001 से 11 में कितने की वृद्धि हुई? तो 30 की वृद्धि हुई थी, 189 हो गया है। तो ये जनसंख्या वाले लेसन से पक्का दोस्तों आपके कल के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो सारे फैक्ट रख लीजिएगा। जनगणना 2000 जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है दोस्तों? हरिद्वार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है दोस्तों? यह है उत्तरकाशी का। और जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 25वां स्थान है, ठीक है। 25वां स्थान है। लेकिन आयोग ने एक बार वीपीडी वाले एग्जाम में 26वां दिया था, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 963 है, ठीक है। 2001 के अनुसार कितना था? 962 था। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? अल्मोड़ा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? हरिद्वार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 1000 में से 1000। और शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 884 है। सारे पॉइंट याद रखिएगा। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। तो सब पॉइंट लिखे गए हैं। लिंगानुपात में उत्तराखंड भारत में 13वां स्थान है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता कितनी है दोस्तों? 78.82% उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता है। कितनी? 78.82। आप इसे कर लीजिएगा। और साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है उत्तराखंड का? देहरादून सर्वाधिक साक्षर जिला है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है उत्तराखंड का? उधमसिंह नगर उत्तराखंड का सबसे कम साक्षर जिला है। इतने पॉइंट याद रखने हैं। तो साक्षरता कितनी है? 78.82% है। और 2001 की जनगणना में कितनी थी? 73% थी। याद रखना है आपको, ठीक है। इसी के साथ औसत साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में प्रतिशत, पुरुष साक्षरता प्रतिशत 88.33% है। महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? 70% के आसपास है, ठीक है। ये 87.40 कर लीजिएगा। पुरुष साक्षरता 87.40 है, महिला साक्षरता 70.01% है, ठीक है। पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में 13वां स्थान है। महिला साक्षरता में उत्तराखंड का देश में 20वां या भारत में 20वां स्थान है, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कौन सा है? यानी कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? हरिद्वार की है। और उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों? रुद्रप्रयाग की है। उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 0.83% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी थी? वो थी 1,86,292। 1,86,292 उत्तराखंड की जनसंख्या थी। जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला हरिद्वार और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग। दोस्तों ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण है, जनसंख्या वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है,
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? तो वो है उधमसिंह नगर जनपद। अब प्रश्न ये बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर या 10 की वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 18.81%। कितनी? 18.81% थी उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर। और 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 18वां स्थान है। ठीक है, 18वां। कहीं कहीं आपको 17वां भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग कर लीजिएगा। अब 18.81% 10 की वृद्धि दर है, तो उत्तराखंड का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वह है दोस्तों उधमसिंह नगर जनपद। और उत्तराखंड में सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? वो है पौड़ी गढ़वाल। याद रखना है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला उधमसिंह नगर और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा में है, बता दिया था। सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार में है। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात, हाँ, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा का है दोस्तों। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कितना है? पिथौरागढ़ जनपद का है सबसे कम शिशु लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों शिशु लिंगानुपात कितना है? 890 है। कितना है? 890 है। 1000 में से 890 याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, और नॉर्मली लिंगानुपात कितना है? 963 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात बहुत कम है दोस्तों, इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा का, सबसे कम शिशु लिंगानुपात दोस्तों कहाँ का? पिथौरागढ़ का। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हरिद्वार का है जनघनत्व। सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का है, ये पॉइंट भी बता चुका हूं। जनघनत्व कितना है दोस्तों? वो है 159, सॉरी 189, 189। ठीक है, 159 2001 की जनगणना के अनुसार था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून है, पर बता दिया। सबसे कम साक्षरता उधमसिंह नगर की है, बता दिया था। अगला प्रश्न है, जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह किसका है? तो कमलेन्दुपति शाह का संग्रह है जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह। ऐसे प्रश्न बन जाएगा दोस्तों। उत्तराखंड का सबसे नगरीय जनपद कौन सा है? नगरीय जनपद है दोस्तों क्या? देहरादून। और सबसे ग्रामीण जनपद कौन सा है? तो बागेश्वर उत्तराखंड का सबसे ग्रामीण जनपद है। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इतने पॉइंट जितने भी मैंने आपको बताए दोस्तों, सारे आप लोग डायरेक्टली याद कर लें। एग्जाम में आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न हो जाएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उधमसिंह नगर जनपद। सर्वाधिक अनुसूचित, सॉरी, उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद कौन सा है? तो उधमसिंह नगर जनपद उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद। और उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है हरिद्वार। और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? चंपावत। तो अनुसूचित जनजाति में पूछेगा तो सर्वाधिक है उधमसिंह नगर जनपद की, सबसे कम है कहाँ की? रुद्रप्रयाग की। और अनुसूचित जनजाति में पूछेगा तो सर्वाधिक है उधमसिंह नगर जनपद की और सबसे कम रुद्रप्रयाग। अनुसूचित जाति में पूछेगा तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो है हमारे हरिद्वार की और सबसे कम है दोस्तों कहाँ की? चंपावत की। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग उत्तराखंड में सर्वाधिक रहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह किसका है? तो कमलेन्दुपति शाह का कविता संग्रह जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह। तो जितने भी दोस्तों मैंने आपको फैक्ट बताए याद रखिएगा। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में उत्तराखंड की जनसंख्या की, भारत का मतलब उत्तराखंड का स्थान भारत के जनसंख्या के अकॉर्डिंगली, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा वहां से भी। जीवन ज्योति कविता संग्रह कमलेन्दुपति शाह का है। पहाड़ व उत्तर पत्रिका निकलती थी कहां से? नैनीताल से। स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विक्टर मोहन जोशी जी थे स्वाधीनता प्रजा नामक समाचार पत्र के संपादक। शैलेश पटियानी के उपन्यास मुठभेड़ को कब फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1984 में। और मुठभेड़ किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। किस शैलाश्रय की आकृति नागफनी के आकार की दोस्तों? तो लाखू उडियार। कहां पड़ता है? अल्मोड़ा जनपद में है लाखू उडियार, जिसकी खोज 1968 में MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा की गई थी। इसी की आकृति भव्य नागफनी की आकृति के समान मानी जाती है। और लाखू उडियार में लोगों को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और लाखू उडियार कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सुयाल नदी के तट पर यह स्थित है। कौन सी? सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में। और उत्तराखंड का सबसे प्राचीन शिलाश्रय के रूप में भी या सबसे पहला शिलाश्रय के रूप में भी इसे जाना जाता है। लाखू उडियार को 1968 में खोजी हुई थी। फड़कानौली नामक शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है फड़कानौली नामक शिलाश्रय। और ये फड़कानौली शिलाश्रय की स्थापना कब हुई थी? खोज 1985 में फड़कानौली शिलाश्रय की खोज हुई थी। किसने करी थी? यशोधर मठपाल ने। किसने? यशोधर मठपाल ने। और यशोधर मठपाल ने दोस्तों एक और शिलाश्रय की खोज की थी अल्मोड़ा में, जिसका नाम क्या था? पेटसाल शिलाश्रय, जिसकी खोज कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है कि फड़कानौली शिलाश्रय 1985 और पेटसाल शिलाश्रय 1989 की खोज किसने करी थी? तो यशोधर मठपाल ने करी थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है। फड़कानौली की 1985 में, पेटसाल की 1989 में। गोरखा उडियार चमोली के किस जनपद में स्थित है? डुंगरी गांव में स्थित है। क्या? गोरखा उडियार। ठीक है, गोरखों की उडियार के रूप में इसे जाना जाता है। और गोरखा उडियार की खोज किसने की थी? राकेश भट्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला है चंद्रेश्वर मंदिर, जहां से कप मार्क्स का उल्लेख मिलता है, कहां से है? तो चंद्रेश्वर मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा द्वाराहाट में स्थित है। क्या? चंद्रेश्वर मंदिर, जहां से हमें कप मार्क्स की प्राप्ति हुई है। गढ़वाल के मलारी गांव में कुछ समाधानों की खोज कब की गई थी? तो मलारी गांव में समाधानों की खोज की थी 1956 में। किसने? शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों। HNVPG गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हमारी सर्वेक्षण का कार्य किया था। क्या? मलारी गांव के सर्वेक्षण का कार्य। ठीक है, 5.2 किलोग्राम का सोने का मुकुट यहीं से मिला है। जुबू उबू नामक एक मुद्रा मिली है। एक जुबू या उबू पक्षी का चित्र भी यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, और संख लिपि के लेख भी हमें यहाँ से देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में कौन से दो ग्रंथ लिखे गए थे? तो केदारखंड और मानसखंड लिखे गए थे। ठीक है। उत्तराखंड में श्वेत पर्वत तथा तिमसा पर्वत किसे कहा गया है? हिमालयी पर्वत और टॉन्स नदी को श्वेत पर्वत तथा तिमसा कहा गया है। उत्तराखंड में बौद्धांचल किसे कहा गया? तो नंदा देवी पर्वत को उत्तराखंड में बौद्धांचल या बौद्ध श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। बधाड़ श्रृंखला या बधाड़ चल के नाम से भी नंदा देवी पर्वत को जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत है। ठीक है। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर आपने कौन सी पर्वत श्रेणी कुमाऊं तथा गढ़वाल को दो भागों में पृथक करती है, अलग अलग करती है? तो नंदा देवी पर्वत श्रृंखला कुमाऊं तथा गढ़वाल को पृथक करती है। ठीक है। और देहरादून और उत्तरकाशी को, यानी कि गंगा घाटी और यमुना घाटी को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाए हमारी हो जाएगी मसूरी की पहाड़ियां अलग करती हैं, या फिर देहरादून का कोई भी अगर आपसे पहाड़ी पूछा जाता है तो वो गंगा और यमुना को अलग अलग करने का कार्य करती है। ठीक है। याद रखना आपको दून क्षेत्र का। प्राचीन काल में किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? तो श्रीनगर को दोस्तों श्री क्षेत्र और बाजार नाम से भी जाना जाता है। सुबाहुपुर नाम से भी श्रीनगर को जाना जाता था। कहाँ? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड के अधिष्ठाता देवता कौन है? तो सॉरी, कुलिंदों के अधिष्ठाता देवता कौन है? तो कुलिंदों के अधिष्ठाता देवता थे माने चत्रेश्वर या छत्रेश्वर। ठीक है। कहीं कहीं दोस्तों आपको कुलिंदों के अधिष्ठाता देवता के रूप में शिव भी देखने को मिल जाएंगे और कार्तिकेयपुर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन के अनुसार आप कर लीजिएगा। उत्तराखंड में नागवंश के अस्तित्व का पता किस स्थान से प्राप्त त्रिशूल लेख से पता चलता है? तो नागवंश की प्राप्ति हमें गोपेश्वर स्थित त्रिशूल लेख से मिलती है, जो कि चमोली में स्थित है। ठीक है। और गोपेश्वर स्थित त्रिशूल लेख और एक त्रिशूल लेख और कामिला है बाड़ाहाट में, जिसमें किस लिपि में लेख लिखे गए हैं? तो उत्तर ब्राह्मी लिपि में या शंख लिपि के लेख इसमें हमें लिखे हुए मिलते हैं। गोविशाल राज्य के अंतर्गत काशीपुर रामनपुर के अतिरिक्त कौन सा जनपद था? तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश वाला। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस राजवंश ने अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं? 9 अभिलेख इसके प्राप्त हुए हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 परिवारों ने शासन किया। इस वंश के कुल कितने नरेशों ने राज किया? तो टोटल 14 नरेशों ने इसमें शासन किया था। ठीक है। कितने? 14 ने। पहले में 5, दूसरे में 4 और तीसरे में भी 5 थे हमारे। ठीक है। पहला जो वंश था विसंतदेव वंश था, दूसरा था निम्बर वंश और तीसरा था क्या? सालवादित्य वंश। अगला प्रश्न, कांदेव नामक पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, या कांदेव नामक पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये या कुर्मांचल पहाड़ी हम किसे कह सकते हैं? चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है। स्टडीज इन स्कंद पुराण 01 पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर LBL अवस्थी जी स्टडीज इन स्कंद पुराण भाग 1 के लेखक हैं। गढ़वाल किस राजवंश की देन मानी जाती है? तो गढ़वाल शब्द परमार राजवंश की देन मानी जाती है। जब अजयपाल के द्वारा 52 गढ़ों को जीत लिया गया था, तो उसने 52 गढ़ों को मिलाकर एक साम्राज्य की स्थापना की थी और एक बड़ गढ़ बनाया था। इसे गढ़वाल नाम से जाना जाता है। ठीक है। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस चंद्र शासक ने 4 किलेदार कारके बुड़ा तलागी नियुक्त किए थे? सोमचंद ने बता दिया था। चंद्र राजवंश का महत्तम शासक जिसे फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि थी, ज्ञानचंद था। फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक अलग अलग नाम मिलते हैं आपको। रुद्रचंद ने बादशाह अकबर से किस स्थान पर मुलाकात की थी? तो लाहौर में दोस्तों 1588 में बादशाह और अकबर की मुलाकात, अकबर और हमारा रुद्रचंद की मुलाकात होती है। ठीक है। और ये इसके लिए लेके जाता है कस्तूरी, तलवार, घोड़े, हाथी लेके जाता है। ठीक है। वह चंद्र शासक जिससे धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है, कौन था? बाज बहादुर चंद। ठीक है। बाज बहादुर चंद को धर्मपरायण शासक भी कहा जाता है। चंद्र राजवंश का 50वां ये शासक था। किस कवि भरत का संबंध किस परमार वंश के किस शासक से है? तो मानसा से है। और कवि भरत की एक रचना है दोस्तों क्या? मानोदय काव्य। मानोदय काव्य कवि भरत की एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। मानसा के शासनकाल से इनका संबंध है। पवार वंश की परंपरागत उपाधि क्या थी? बोलंदा बद्रीस की परंपरागत उपाधि थी पवार राजवंश की। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि संगोली वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो चंपारण बिहार में संगोली स्थित है। और इस संगोली की संधि कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि हुई थी। ठीक है। कभी कभी आपको 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि हुई थी, या कहीं कहीं आपको 2 दिसंबर 1815 में मिल जाएगा संगोली की संधि में। दोनों ही आपको याद रख लेने हैं। ठीक है। अमर सिंह थापा और ई गार्डनर के मध्य में माना जाता है कि ये संगोली की संधि हुई थी। और इसी संगोली के बाद में हमारे उत्तराखंड के इस क्षेत्र पे कुमाऊं गढ़वाल पे पूर्णतः किसका शासन या आधिपत्य हो जाता है? तो अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगी जरूर बताइएगा। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा यार, एग्जाम में आपको वहां से जरूर हेल्प मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आती है यार, वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।